इंडिया के सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी अभी के टाइम पे एक मजाक बनकर रह गया है और ये बात मैं तुक्के से नहीं बोल रहा हूँ। जरा इस बंदे का वीडियो देखो एक बार। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে। ये बंदा सीधा बोल रहा है कि आपको वीजा नहीं लगेगा, आपको पासपोर्ट भी नहीं लगेगा, आप सीधा इंडिया घुस सकते हो। ये बात एक बांग्लादेशी यूट्यूबर दिलवर हुसैन ने बोला है, जिसने पिछले महीने एक वीडियो अपलोड की और उस वीडियो में साफ साफ दिखा दिया है कि कोई भी फॉरेनर अचानक कैसे एक सीक्रेट रास्ता से इंडिया इजीली घुस सकता है। एक दूसरे बांग्लादेशी यूट्यूबर हसन रकूब को भी देख लो, ये भी ओपनली बस डेमो के तौर पे दिखा रहा है कि ऐसा एक छोटी तार से इस पर आने के बाद ही आप इजीली इंडिया घुस सकते हो और आगे एक छोटा सा जंगल पार करना होता है जहाँ पे कोई भी बीएसएफ का फोर्स नहीं रहता है और इसका गारंटी भी है आपको कोई नहीं पकड़ेगा। और वहाँ का लोकल लोग इन सब देख कर भी अनदेखा कर देते हैं और वो इंडिया आने के बाद इंडिया का बाइक को रेंट पर भी ले लेते हैं। एक ऐसा वीडियो जो क्लियरली क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है। उस वीडियो यूट्यूब में अपलोड होना 1 साल हो चुका है और उस वीडियो में 1.7 मिलियन भी व्यूज आ चुका है, लेकिन अब तक इंडियन एक्सपेक्टर क्या कर रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन कोई भी इंडियन इसके ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? और तुम लोग ये भी सोच रहे हो तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो बंगाल में हमेशा होते रहते हैं, उसमें हमारा क्या, हम तो दूर है बंगाल से। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। आज बंगाल से देश के हर राज्य में पहुंच चुका है, जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, ऐसा बहुत सारा जगह है जो खेलने के हर तरह का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। हमारा फाइनेंस कैपिटल मुंबई का ये हाल है, यहाँ पे 200 फर्जी आधार कार्ड फेंका गया है और सेम देश का राजधानी दिल्ली का भी यही हालात है। ये वीडियो है दिल्ली का शहरबाग एरिया पे। इस यूट्यूबर ने बस 5 मिनट में रैंडमली 20 लोगों का इंटरव्यू लिया था कि वो कौन सी देश में है और सभी ने बस एक ही जवाब दिया, बांग्लादेश। बांग्लादेश से शाहीन बाग में आप? हाँ। आप बांग्लादेश? बांग्लादेश से। आप बांग्लादेश से? आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? कि बांग्लादेश से है। ये एरिया कम्प्लीटली बांग्लादेशी की तरह डोमिनेट है कि आज वहाँ पे उसका डोमिनेट इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने सीधा इंडियन अथॉरिटी को भी धमकी दे देती है। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। एक दुख की बात फ्रेंड्स ये है कि इंडिया आज धीरे धीरे क्राइम वर्ल्ड बनते जा रहा है। एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से क्राइम बाई फॉरेनर्स की बांग्लादेशी का नंबर सबसे ज्यादा है। टेररिज्म में भी इसका नंबर सबसे ज्यादा है। क्या ये सारे रिपोर्ट आपके सामने आता है? उल्टा इस पर ममता दीदी का भी स्टेटमेंट सुन लो। যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই। सच तो फ्रेंड ये है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए, लेकिन मैं दुख के साथ कह रहा हूँ ये जो रास्ता दिखाया गया है ना इंडिया पे घुसने के लिए, ये एक लौता रास्ता नहीं है। ऐसा 100 से भी ज्यादा रास्ता है जो हम सबको पता भी नहीं है। और इन सब कड़वे सर्च के ऊपर हमने एक छोटा सा एनालाइज किया है, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और आपको मैं ये बताऊंगा कि बांग्लादेशी कौन से राज्यों में आता है, क्या क्या तरीका अपनाता है ताकि वो पकड़े ना जाए। और इंडिया आने के बाद इंडियन सिटीजन लेने के लिए आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड ये सब बना लेती है ताकि कोई उनको ना पकड़ पाए। और जिसके बल तक इनको इंडियन गवर्नमेंट जॉब तक भी मिल जाती है। और जॉब तो छोड़ो यार, पीएम आवास योजना के हिसाब से इन्हें हमारा सरकार घर तक बना के भी देती है। सहित पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस तरह की तस्वीर जो है जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई कब होगी। They have no passport, they have no visa. बांग्लादेश में बैठे बैठे एक वोटर आयडेंटिटी कार्ड बना सकते हो। जवळ 200 लोकांचे आधार कार्ड कचऱ्यामध्ये पडलेले आहेत। लोकल लोग हैं, 2040 तक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग। आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। Minister Mamata Banerjee, who on the wake of the protest in Bangladesh, says that the doors are open in Bengal for the refugees coming from Bangladesh. दिलवर हुसैन और तहसान रकूब ये दोनों ने इंडिया मेघालय के रास्ते से घुसे। बेसिकली ये रूट्स करीमगंज से मेघालय आती है और वहाँ से तुरंत आसाम, त्रिपुरा और नागालैंड चले जाती है। फाइनली कोलकाता पहुँच के फेक डॉक्यूमेंट बना के वो वहाँ पे हमेशा नहीं रहते,
बल्कि दिल्ली नहीं तो साउथ एरिया पे चली जाती है और वहाँ पे जाके सेटल हो जाते हैं। और दूसरा रास्ता है इनका त्रिपुरा वाला रास्ता, क्योंकि ये एरिया डेंसली फॉरेस्ट से कवर है, इसीलिए इनको इन रास्ते से आना बहुत ही आसान हो जाती है। ये पिछले महीने की बात है, 12 जुलाई को ही 10 बांग्लादेशी अरेस्ट हुए हैं और जब पुलिस ने उनको पकड़ा के पूछताछ की है तब पता चला त्रिपुरा के सोरापुर इलाका में ऐसा कुछ एजेंट है जिसने बस 2500 के कीमत पे इनलीगली बांग्लादेश से इंडिया पे घुसा रहा है। ये घटना तो हर हफ्ते की बात है, ये हर हफ्ते होती रहती है, आए दिन ऐसे केसेस न्यूज में आती रहती है। इनफैक्ट जिस 12 जुलाई का केसेस मैंने अभी बताया था, ठीक उसी साल सेम रूट पे ये दिन पहले यानी कि 6 जुलाई को वहाँ से एंट्री करते 25 म्यांमार के इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ा गया था। ये म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर की आसपास तो छोड़ो, बांग्लादेश से कई किलोमीटर दूर झारखंड भी सेफ नहीं है। झारखंड पे तो एक अलग ही गेम चल रहा है। एक्चुअली झारखंड का डेमोग्राफी इतना बदल चुका है कि झारखंड के कई इलाकों पे सरपंच और एमएलए को देखोगे ना तो कई महिलाओं को हस्बैंड बांग्लादेशी है। वहाँ पे क्या होती है कि गवर्नमेंट ने कुछ सीट रिजर्व करके रखी है ट्राइबल औरतों के लिए, तो इसी का फायदा उठा के वो लोग वहाँ का लोकल आदिवासी को वो लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो महिला लोकसभा नहीं तो पंचायती जीत जाती है। उसके बाद उनका इनलीगल पति जो बांग्लादेश से आया है वो वहाँ का एरिया को धीरे धीरे अपना कंट्रोल में लेने लगता है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो जमीन भी हड़प रहे हैं, वो उनके साथ शादी भी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। खुद झारखंड के एमपी निशिकाल दुबे जी ने ये बात बताया कि उनके वहाँ इलीगल माइग्रेंट्स के नंबर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, सेम स्टेटमेंट था झारखंड के बाबूलाल मरारी जी का। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन से ये कंप्लेन कर दी थी कि झारखंड में कई एरिया ऐसा है कि इलीगल बांग्लादेशी एक वोटर्स की संख्या 20% से 123% हो चुका है। अब दूसरा इलीगल इमिग्रेंट का जो रास्ता अपनाता है वो है टूरिस्ट रूट। हाल में एक केस सामने आया है जो कि एक इलीगल बांग्लादेशी का था। रफीकुल ने खुद एक्सेप्ट किया है তা 2 মাস থেকে আসার পর তোমার আধার কার্ড হয়ে গেছে कि वो आया तो इंडिया पे टूरिस्ट बन के, लेकिन फिर वीजा खत्म होने के बाद वो इंडिया पे काम करने लग गया। उसके बाद बस 2 महीने में उन्होंने आधार कार्ड भी बना लिया और आज वो एक इंडियन सिटीजन बन गया। तो इसलिए आप लोग ट्रेन पे देखोगे ना तो बांग्लादेश से जो लोग इंडिया में टूरिस्ट पे आती है उन लोगों का नंबर काफी हाई है। पिछले कुछ 8 महीने में बांग्लादेशी टूरिस्ट बन के 10 लाख लोग आया है। ऐसे अगर आप ही सोचो कि इन 10 लोगों से कितने लोग बांग्लादेश वापस गया है, और जो नहीं गया है वो तो इंडियन सिटीजन बनने के लिए आधार कार्ड वोटर कार्ड वो इजीली बना लेता है ना, जिनके मदद से उनका नाम ही बदल जाता है। जैसे मीनार शहीद का ही केस ले लो, जैसे ही वेस्ट बंगाल का एक लेजेंड के थ्रू उनका नाम बदल के सुबोदासी रख दिया और वो इंसान रातों रात बन गया एक इंडियन सिटीजन। उनका नाम देख के 1% भी डाउट नहीं आएगा कि वो एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेपाल के रूट। यहाँ पे तो लोग महाकाली रिवर जैसा इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का काम करता है, उस पे ये बांग्लादेशी लोग अलग ही एडवांस टाइप का दिमाग लगा के ये लोग इंडिया आ रहा है। नदी का दोनों साइड पे एक कोई भी चीज गाड़ के उनके ऊपर रस्सी बांध के वो लोग बहुत ही इजीली नेपाल से इंडिया आ रहा है, जिसको वहाँ का लोकल लैंग्वेज पे ट्विंगल कहा जाता है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो। लेकिन नेपाल से आने का एक दूसरा रूट भी था जिसको किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट ये एक नीदरलैंड का ब्लॉगर ने इनको डिस्कवर किया था। उनको कहना था कि वो एक दिन इंडिया से नेपाल ट्रेवल करना था कि उन्होंने बिना पासपोर्ट और बिना वीजा का इंडिया जाने वाला का एक बस पे चढ़ गया। लेकिन वो इंडिया पे घुसने के बाद वो 1 हफ्ते तक इंडिया पे रही, लेकिन किसी ने एक बार के लिए उनके पास से पासपोर्ट के बारे में नहीं पूछा था। और उन्होंने ये भी बताता है नेपाल से इंडिया आने का जो बॉर्डर है उसका आर्मी कितना कम रहती है। कोई भी बिंदास मुंह उठा के बस पकड़ के नेपाल से इंडिया आ सकता है। लेकिन ये बात हम सब इंडियन को पता नहीं है, कोई बाहर से आके एक फॉरेनर ने हमें बता रहा है। लेकिन आप लोग सोचो, मैंने जितना सारा रूट आप सबको बताया ये सब तो हमें पता है जो पब्लिकली अवेलेबल है, और पता नहीं कितना ऐसा रूट है जो हम सबको पता नहीं है कि जिसका इस्तेमाल करके ये लोग हजारों के संख्या में वो इंडिया आ रहा है। और वो धीरे धीरे हमारा पूरी देश का पॉलिटिक्स को ही चेंज कर रहा है। और
और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, ये लोग इंडिया का हक भी तो छीन रहे हैं। इसमें इंडिया में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स इसमें सब शामिल है। सबको ये चीज भुगतना पड़ रही है। कई सारे इनलीगल का एजुकेशन, जॉब और घर तक भी हमारा टैक्स से भी कवर हो रही है। आज इंडिया में हालात ऐसी है, 22 से 25 साल रगड़ने के बाद बहुत ही मुश्किल से एक नौकरी लगती है। उनमें से गवर्नमेंट नौकरी तो भूल ही जाओ, उसके बीच में सैलरी से भी 15 से 20% का पैसा तो गवर्नमेंट ही ले लेती है। फिर सारे जिंदगी मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमाने के बाद बड़ी मुश्किल से 40 से 50 साल के बाद कहीं बाहर जाके एक घर खरीदने काबिल बन पाते हो। लेकिन वहीं पर ये दूसरी तरफ इनलीगल एलिगेशन, इतने केसेस ऐसा आपको मिल जाएगा जैसे जो पीएम आवास की योजना के हिसाब से घर उनको मिल चुका है। कितने तो रास्ते पे, पटरियों पे अपना घर बसा लेती है और कुछ महीने वहाँ पे रहने के बाद ये बोलने लगती है कि ये जमीन हमारा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आता है कि उन सब गरीब को गवर्नमेंट को घर बना के देना पड़ेगा। उत्तराखंड का हल्द्वानी में तो यही हुआ था ना। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर में 4000 इनलीगल्स को रेलवे की जमीन दान करना पड़ा था। आज हम कहते हैं कि इंडियन एम्प्लॉय के पास जॉब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए भी SC ST के लिए सीट रिजर्व रहती है। उनमें भी ये इनलीगली इमिग्रेंट्स अपना फेक डॉक्यूमेंट्स बना के वो रिजर्व जॉब्स तक भी ले लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी ये हाल है, तो सोचो प्राइवेट जॉब में क्या हाल होगा। 22 अप्रैल आसाम में पकड़ा गया ये इनलीगली इमिग्रेंट से पता चला कि उन्होंने एक प्राइवेट जॉब की ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात ये है कि इंडिया में जो सिक्योरिटी है ये बहुत ही वीक है। इंडिया में आतंक फैलाने में, क्राइम्स करने में और दंगा भड़काने में ये इनलीगल इमिग्रेंट्स का नंबर सबसे आगे है। साल 2018 पुणे में ऐसे 5 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को अरेस्ट किया कि ये लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के लिए ये लोग काम कर रहे थे। रिसेंटली NIA ने 10 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है कि ये लोग इंडियन मुस्लिम को भड़का के इंडिया के खिलाफ एक रिलीजियस वॉर पैदा कर रहे थे। इनफैक्ट इंडियन सॉइल पर सबसे ज्यादा क्राइम करने वाले फॉरेनर से भी बांग्लादेशी सबसे टॉप पर है। और फिर आप हर मेजर प्रोटेस्ट देख लो, जो दिल्ली का NTCA प्रोटेस्ट, उनमें से जो वायलेंस के लिए पकड़े गए थे वो कौन थे? इनलीगली बांग्लादेशी थे। उन्होंने NTCA प्रोटेस्ट के नाम पर शाहीन बाग को 101 दिन के लिए ब्लॉक करके रख दिया। फिर नो वायलेंस को ले लो, उसमें भी राइट्स करने वाले मेजॉरिटी इनलीगली बांग्लादेशी थे। इनके अलावा काफी सारे केसेस के ऊपर इनका नाम रहता है, जैसे कि गैंग रेप्स की केसेस हो गए, उसमें भी कई रेप्स छोटे बच्चे की भी है। इसके अलावा इनलीगली ड्रग सप्लाई का भी बहुत केसेस आप सबको मिल जाएगा, जो बांग्लादेशी का नाम बार बार आता रहता है। लेकिन फिर क्या हमारा देश का गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन ले रहा है? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना वोट बैंक पे, अपना पॉलिटिक्स पे लगे हैं। इनफैक्ट बीजेपी ने तो मैन्युफैक्चर इन इशू को लेके आवाज उठाया था, लेकिन इसके बाद भी इनके ऊपर कोई भी ठोस एक्शन होती है तो नहीं दिख रहा है। लेकिन आप खुद सोचो कितना ही मुश्किल हो सकता है कि हमारा देश के लिए हमारा बॉर्डर को इतना वीक बनाना। स्टेट गवर्नमेंट ममता दीदी ने तो इसको जानबूझ के इसको खुला रहना देना चाहता है। इन माइग्रेंट्स को यहाँ पे बुला के इनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के इनकी मदद जो हो रही है ताकि वो इंडिया पर आके लीगल बन जाए और फ्री में जो रेशन वगैरह देता है वो उनको मिले और उनके पास से जो वोट मिलेगा ममता दीदी को, हर एक राज्य पे, हर एक शहर में, हर एक टाउन पे एक ना एक नेता जरूर है जिनका वोट बैंक इनलीगल बांग्लादेशी से पूरा होता है। जरा सोचो, वो अपना दम पर बस 5 से 6,000 इनलीगल्स को अपने टाउन पे भर दिया तो उनका इलेक्शन में जीतना तो पक्का हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड हम सबको मिलकर इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाने पड़ेगी और हमारा सोच थोड़ा बदलनी होगी, क्योंकि इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है।